हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शांति शिक्षा यानी पीस एजुकेशन। शांति शिक्षा का ये मेरा पहला वीडियो है। शांति शिक्षा जो पेपर है वह इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, बीए बीएड कोर्स और डीएलएड आदि कोर्स में चलता है। इस पेपर में हम शांति के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। शांति के विषय में बहुत महान लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं और इसमें एक बड़ा नाम सामने उभर कर आता है और वह है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने शांति से संबंधित बहुत सारे कोट्स बोले और लिखे हैं। उनमें से जो उनका एक महत्वपूर्ण कोट है वह है कि इफ़ वी आर टू रीच रियल पीस इन द वर्ल्ड वी शैल हैव टू बिगन विद द चिल्ड्रन। यानी अगर हम शांति तक पहुंचना चाहते हैं असलियत में, तो हमें इसकी शुरुआत बच्चों से करनी पड़ेगी और इससे बढ़िया कोई कोट हो ही नहीं सकता शांति के बारे में। महात्मा गांधी के विचार शांति से संबंधित जो भी थे पूरे विश्व में सभी लोग उनसे परिचित हैं। अब हम देखने जा रहे हैं जो हमारा प्रकरण शुरू हो रहा है वह है शांति की अवधारणा। शांति के शाब्दिक अर्थ के रूप में शांति शब्द संस्कृत के शम धातु से बना है, जिसका अर्थ है शमन करना, अर्थात बुरा प्रभाव हटाना और सुख कल्याण की प्राप्ति करना। शमन का अर्थ होता है हटाना, यानी खत्म कर देना किसी चीज को। तो हम बुरी प्रभाव को खत्म कर दें और सुख कल्याण के लिए प्रयत्न करें। शांति व्यक्ति का सहज स्वभाव है। शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं, समरसता एवं रचनात्मक वातावरण का निर्माण है। शांति व्यक्तिगत, सामाजिक एवं वैश्विक शांति की वह समग्रता है जिसमें हिंसा, युद्ध, शोषण का अभाव तथा करुणा, मैत्री एवं प्रेम रूपी गुणों का नैसर्गिक विकास होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जन्मजात तौर पे ही व्यक्ति को ईश्वर की देन है शांति का स्वभाव, यानी स्वभाव से ही व्यक्ति शांति पसंद होता है। अगर वो युद्ध की स्थिति बनती भी है तो कहीं ना कहीं दूसरे जो वातावरण है उनका प्रभाव उस पर पड़ता है और इस कारण से उसे युद्ध की तरफ बढ़ना पड़ता है। नहीं तो व्यक्ति जो स्वभावतः जो कहा जाए कि जन्म से ही शांति पसंद होता है। शांति मस्तिष्क की एक अवस्था है। इसे यूनेस्को के संविधान की प्रस्तावना में बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया गया है कि शांति है जो व्यक्ति के दिमाग से शुरू होती है और फिर उसे वहीं से आगे तक ले जाती है। आइंस्टीन के अनुसार भय से शांति नहीं लाई जा सकती है। शांति तो तब आती है जब हम आपसी विश्वास के लिए ईमानदारी से कोशिश करें। तो यहाँ पर भी जो शांति की परिभाषा दी गई है वो बहुत ही अच्छी है कि भय से शांति नहीं होती है, शांति हमारे मन से होती है। किसी के डर से अगर हम शांति अपनाएं तो वह शांति नहीं कहला सकती और इसके लिए एक ईमानदारी से कोशिश की जानी चाहिए। यह विचार भी बहुत ही सुंदर है शांति के संबंध में। अगली जो परिभाषा आती है डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार, शांति का अर्थ है दूसरों के प्रति सद्भाव तथा उन लोगों से समझौता जो धर्म की दृष्टि से भिन्न है, जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करना, जिनकी उपासना हमसे भिन्न है। यही सद्भावना है और यही शांति है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर राधा कृष्णन की परिभाषा है उसमें बताया गया है कि दूसरों की बात यहाँ पर की गई है कि दूसरों के प्रति हम सद्भाव रखें, दूसरे धर्मों का हम सम्मान करें, दूसरे की भावनाओं का हम कद्र करें, तो शांति अपने आप ही कायम हो जाएगी और किसी तरह के युद्ध की संभावना नहीं होगी। अगली जो परिभाषा आती है वह है अरस्तु के अनुसार, हम युद्ध करते हैं ताकि हम शांति से रहें। तो अरस्तु भी ये कहना चाहते हैं कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें युद्ध क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम शांति से रहना चाहते हैं, इसलिए हमें युद्ध की ओर बढ़ना पड़ता है ताकि बाद में हम शांति से रह सकें। अगली जो परिभाषा आती है विकिपीडिया के अनुसार, शांति, युद्ध से मुक्ति, मुकदमों और अव्यवस्था से छुटकारा, किसी भी प्रकार के आंदोलन से बचाव या उनका न होना, आतंकवाद से आज़ादी, विचारों को मौन या दमन इत्यादि है। तो ये यहाँ पर जो शांति की परिभाषा दी गई है तो उसे भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि युद्ध से मुक्ति, मुकदमे, अव्यवस्था, आंदोलन और आतंकवाद, इन सब से आज़ादी अगर चाहिए तो फिर वही शांति है। इन सब का जो दमन है वही शांति है और वही सच्ची शांति कहला सकती है। तो हमने ये परिभाषाएं देखी। तो शांति से तात्पर्य
यह है कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ सभी लोग सद्भावना और मैत्रीपूर्ण व्यवहार को स्थापित कर हंसी खुशी से एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं और एक साथ सामंजस्य से रहते हैं। इसके लिए आवश्यक है मानवीय मूल्य भी, जो हमें परिवार से प्राप्त होते हैं। और अगर असली शांति की बात की जाए तो असली जो शांति है वो व्यक्ति के मन के अंदर होती है और उसे मन से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी कि जब भगवान ने मानव का निर्माण किया तो उसने उसमें सभी रस डाले, जैसे क्रोध, मोह आदि। लेकिन उन्हें ये लगा कि शांति को अगर मानव आसानी से प्राप्त कर लेगा तो उसके जीवन में उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए ऐसी जगह उसे छुपा देते हैं जिससे मानव उसे आसानी से न खोज पाए। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैं समुद्र के बीच में से छिपाऊंगा तब भी मानव इसे ढूंढ ही लेंगे, और अगर मैं पहाड़ की ऊंची चोटी पर इसे छुपा दूंगा तो भी कैसे न कैसे करके मानव वहां तक पहुंच ही जाएंगे। काफी विचार करने के बाद उन्हें ऐसा स्थान प्राप्त हुआ जिसे मानव जल्दी नहीं खोज पाएगा, और उन्होंने शांति को मानव के हृदय में छुपा दिया। यही कारण है कि मानव हर जगह उसे तलाश करता है, कभी कुछ खरीद कर, कभी कुछ खाकर। वह हर तरफ उसे किसी न किसी तरह पाना चाहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि असली शांति तो उसके मन के भीतर ही छुपी हुई है। उसे प्राप्त करने हेतु सबसे पहले उसे अपने हृदय के दरवाजों को खोलना जरूरी है, तभी उसे शांति प्राप्त हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस कहानी से भी ये पता चल रहा है कि शांति हमारे मन के अंदर है, और शांति एक ऐसी व्यवस्था भी है जो दूसरों के मन के अंदर भी है। और ऐसी जब हमारी इस व्यवस्था में सभी लोग सद्भावना और मैत्रीपूर्ण व्यवस्था से हंसी खुशी से एक साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे, तो एक साथ सामंजस्य रहेंगे, तो अवश्य ही हम शांति को प्राप्त कर लेंगे। और जो बात चल रही थी कि जो मानवीय मूल्य हैं वो शांति स्थापित करने में बहुत मदद करते हैं, और इन मानवीय मूल्यों को हम हमारे परिवार से, हमारे समाज से प्राप्त करते हैं। तो ये मूल्य कौन कौन से हैं हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि मानवीय मूल्य कई प्रकार के हैं जिन्हें बहुत ही कलरफुल ढंग से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो कौन कौन से हैं ये मानवीय मूल्य जो हमें परिवार और समाज दोनों से मिलते हैं? तो वे हैं ईमानदारी, दान, साहस और दृढ़ता, सद्भावना, विनम्रता, त्याग, स्वावलंबन, श्रम निष्ठा, सद्विचार, अनुशासन, आत्मसम्मान, दया, हिंसा, माता पिता और गुरु की भक्ति, परोपकार और सहृदयता आदि। ये जो मानवीय मूल्य हैं ये यहाँ पर दर्शाए गए हैं बहुत ही सुंदर तरीके से, और ये बता रहे हैं कि ये मानवीय मूल्य अगर सभी लोगों में होंगे तो शांति की स्थापना में वैसे भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आपने ये देखी स्लाइड, आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि शांति के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी शांति के साधन कौन से हैं। यूनेस्को के प्रतिवेदन के अनुसार शांति स्थापना के 3 प्रमुख स्रोत माने गए हैं, जिनसे शांति के सभी अर्थ उनमें समाहित हो जाते हैं। तो 3 स्रोत कौन कौन से हैं? आंतरिक शांति, सामाजिक शांति और प्राकृतिक शांति। जो पहला हम देखने जा रहे हैं वह है आंतरिक शांति। आंतरिक शांति यानी जो मन से या अंदर से। तो आंतरिक शांति की बात करते हैं कि आंतरिक शांति से तात्पर्य स्वयं में शांति, जो चिंता मुक्त हो, जिसे किसी प्रकार का डर तथा गुस्सा ना हो, जिस व्यक्ति को किसी कार्य को करने का अथवा किसी चीज को हासिल करने का अत्यधिक जुनून ना हो, वह व्यक्ति ही स्वयं के भीतर आंतरिक शांति को महसूस कर सकता है। जैसे स्वयं से सामंजस्य और शांति, अच्छा स्वास्थ्य, जिसके भीतर संघर्ष ना हो, खुशी, स्वतंत्रता का अनुभव, आध्यात्मिक शांति, दयालुपन की भावना, सहयोग एवं सहकार्य की भावना, संतुष्टि तथा कार्य के प्रति प्रशंसा के भाव जिनमें हो, वही मानव आंतरिक शांति को प्रत्यक्ष रूप में पा सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आंतरिक शांति यानी आत्मसंतुष्टि, वह जिसका मस्तिष्क दुखों के मध्य चल रहा हो, जिसकी सुखों की व्यास पूर्णतया समाप्त हो चुकी हो, उसके लिए कहा जा सकता है कि उसने आंतरिक शांति या आत्म शांति प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर हमने देखा
आंतरिक शांति पहला स्रोत। दूसरा हम देखने जा रहे हैं सामाजिक शांति। सामाजिक शांति का अर्थ है एक साथ रहने की कला। मानव एक सामाजिक प्राणी होने के कारण वह अकेले ही अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। आज बहुत ही तेजी से संयुक्त परिवार के बदले एकांकी परिवार का विस्तार हो रहा है। सांस्कृतिक, जातीय, प्रजातीय व धर्म के अनुसार समूहों का निर्माण होने लगा है। अब हमें जरूरत है कि हम अपने व्यक्तिगत रूप से एक अलग पहचान बनाएं। आज एक प्रमुख जाति धर्म पर अडिग ना होकर हमें सार्वभौमिक समुदाय के रूप में देखना चाहिए, जिसमें विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय व संस्कृति के लोग एक साथ हों। आज हमें विभिन्नता में भी एकता को बनाए रखना है। सामाजिक शांति हेतु सिर्फ विभिन्नता में एकता ही काफी नहीं है, बल्कि बिना किसी अपेक्षा के आदर व प्यार भी उन्हें प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक शांति के माध्यम से मानवीय संबंधों में सामंजस्य, संघर्ष समाधान, प्यार, दोस्ती, एकता, समझदारी, सहयोग, सहकार्य, भाईचारा, लोकतंत्र, मानव अधिकार आदि। तो सामाजिक शांति को हम सह अस्तित्व या सह जीवन भी कह सकते हैं। यानी मनुष्य समाज में रहता है तो उसे एक दूसरे से काम पड़ता ही रहता है। एक दूसरे के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता है। इसीलिए मानव व मानव के बीच शांति, मानवीय संबंधों के विभिन्न स्तरों पर शांति, आपसी समझौते और ये सब सामुदायिक निर्माण, मानवीय अधिकार और नैतिकता आदि सामाजिक शांति के स्रोत हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा देखा सामाजिक शांति स्रोत। अब हम तीसरा देखने जा रहे हैं प्राकृतिक शांति स्रोत। मानव को जीवन देने व उसे जीवित रखने में प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है। मातृभूमि को माँ का स्थान दिया गया है। प्रकृति के प्रति शांति का अर्थ है धरती या प्रकृति के बीच गरिमा को भंग होने से बचाना। इसके लिए पर्यावरणीय शोषण और प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान इत्यादि को रोकना बहुत जरूरी है। प्रकृति की सुरक्षा के लिए धरती माँ और प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य सामंजस्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि प्रकृति में शांति को स्थापित किया जा सके। तो प्राकृतिक वातावरण ये पृथ्वी माता के बीच प्रति सामंजस्य ही प्रकृति के साथ शांति है। शांति के स्रोत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शांति निर्माण में आवश्यक आधार है। इनमें से एक की भी अनुपस्थिति संपूर्ण शांति में बाधक होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा आंतरिक शांति स्रोत, सामाजिक शांति स्रोत और प्राकृतिक शांति स्रोत। अगली स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं शांति स्रोत का ट्रायंगल। इसमें हम देख रहे हैं कि जो बीच में है वह है टोटल पीस, यानी कुल शांति जो है वह, और जो नीचे हम देख रहे हैं इसके जो आया है सोर्स ऑफ पीस। ये सब क्या है, इसमें तीन इसके स्रोत है। इनर पीस यानी आंतरिक शांति, सोशल पीस यानी सामाजिक शांति, और पीस विद नेचर यानी प्राकृतिक शांति। और ये सब मिला करके बनते हैं सोर्स ऑफ पीस यानी शांति के स्रोत। तो इन्हें ट्रायंगल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस स्लाइड में दिखाया गया है। आप लोग भी एग्जाम में अपने आंसर में इस तरह से ट्रायंगल बना सकते हैं। इससे आपका उत्तर बहुत ही प्रभावशाली होगा और आपके सामने जो परीक्षक होंगे उन पर आपका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ेगा। तो बच्चों, आपने देखे शांति के स्रोत। अगली स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं शांति का वर्गीकरण। शांति के कई प्रकार हैं, जिनमें से प्रमुख प्रकार है, पहला जो है वह है वास्तविक शांति। वास्तविक शांति से तात्पर्य अपने कर्तव्यों का पालन करना, समस्या का समाधान निडरता से करना, काम को तुरंत खत्म करना, हमेशा सत्य और न्याय का साथ देना और अपने डर पर विजय पाना। वास्तविक शांति मतलब असल में शांति है ही यही। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों का पालन, समस्या का समाधान बहुत निडरता से, काम को तुरंत खत्म करना, हमें आलस से नहीं रखना है, जो भी काम हमारे सामने आ रहा है उसे तुरंत खत्म करना, और हमेशा सत्य और न्याय का साथ देना। अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो हम अपने डर पर स्वतः ही विजय पा लेंगे। तो हमने जो ये पहला देखा प्रकार वह है वास्तविक शांति। वास्तविक शांति के बाद में आता है दूसरा जो है कृत्रिम शांति। कृत्रिम का मतलब क्या है, यहाँ पर कृत्रिम से तात्पर्य है अन्याय को सहना और गलत का विरोध ना करना। तो यहाँ पर शांति तो कायम होगी, लेकिन वह प्राकृतिक तरीके से नहीं होगी, वो कृत्रिम तरीके से होगी। यानी पारिवारिक शांति हेतु पति द्वारा कभी
माँ या कभी पत्नी का पक्ष लेना, उसी तरह अनेक महिलाएं घर में शांति बनाए रखने के लिए चुपचाप अत्याचार को सहन करती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि शांति को कायम रखने के लिए महिलाएं, चाहे उनके ऊपर पति के द्वारा, परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा अत्याचार किए जाएं, उन्हें वे चुपचाप सहन करती रहती है। उन्हें ये लगता है कि अगर वो बोलेंगी तो परिवार में शांति कायम नहीं रह पाएगी, और इस तरह से जो शांति बनाई रखी जा रही है उसे कृत्रिम शांति कहते हैं। और जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसका विरोध जरूर करना चाहिए, लेकिन ये सब जो ऐसा करते हैं कि अत्याचार को सहन करते हैं, तो वो कृत्रिम शांति में आता है। इस तरह से बच्चों, हमने शांति के जो प्रकार हैं उनमें हमने इस स्लाइड में देखा वास्तविक शांति और कृत्रिम शांति। अगली स्लाइड पर चलते हैं और हम अगला प्रकार देखते हैं। तो तीसरे नंबर पे जो आता है वह है सकारात्मक शांति। सकारात्मक या नकारात्मक शांति के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन गलतुंग। जॉन गलतुंग ने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही शांति के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। सकारात्मक शांति का सीधा संबंध जो है वह है न्याय से। इस शांति में हिंसा के सभी प्रकारों को नकारा है, अर्थात हिंसा की अनुपस्थिति को अर्जित किया गया है। इसमें न्याय, शक्ति और संसाधनों को सभी व्यक्तियों व वर्गों को समान वितरण व अधिकार दिए जाते हैं। इसमें सभी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को अपनी क्षमता के आधार पर बिना किसी विरोध के प्राप्त करते हैं। सकारात्मक शांति में समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव, हिंसा व असमानता नहीं पाई जाती है, और यह शांतिपूर्ण तरीकों से एकीकरण, आशावादी व समाधान को महत्व देती है। सकारात्मक शांति का अर्थ अगर हम देखते हैं तो सामूहिक रूप में सबकी मदद करना है। इसमें समूह है, राजनीतिक पार्टियां, राष्ट्रों में आपसी सहयोग के आधार पर समस्या व संघर्षों का समाधान किया जाता है। सकारात्मक शांति के माध्यम से समाज को स्थापित व विकसित करने का एक प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सकारात्मक शांति जो है उसमें सामूहिक रूप से सबकी मदद करने की बात की जाती है, और यहाँ पर न्याय की बात की जाती है। यहाँ सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाने की बात की जाती है। यहाँ पर जितने भी संसाधन हैं उनकी समान वितरण की बात की जाती है, और इस तरह से सकारात्मक शांति ये कहलाती है। तो तीसरे नंबर पे हमने देखा बच्चों सकारात्मक शांति। अगले बिंदु पर चलते हैं और अगले प्रकार पर चलते हैं, और वह है नकारात्मक शांति। नकारात्मक शांति हमेशा शांतिपूर्ण साधनों से नहीं होती है। नकारात्मक शांति सिर्फ हिंसा व युद्ध की अनुपस्थिति को दर्शाती है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से हिंसा का अभाव होता है, परंतु अप्रत्यक्ष व संरचनात्मक हिंसा के प्रकारों को अनेक बार देखा जाता है। इसका उपयोग किसी भी प्रकार से संघर्ष व हिंसा के लिए उपचारात्मक स्वरूप के दृष्टिकोण हेतु उपयोगी है। इसमें ताकत और मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। हम जिस देश व समाज में रह रहे हैं वहाँ विभिन्न समाजों में अविश्वास ये आम बात है। संघर्ष प्रबंधन और संघर्ष की संकल्पना नकारात्मक शांति के लिए ही होती है। नकारात्मक शांति एक प्रकार की रूढ़िवादी लक्ष्य है, कारण इसमें परिस्थितियां हमेशा एक समान ही होती है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि नकारात्मक शांति में सीधे तौर पर कोई युद्ध तो नहीं लड़ा जाता है, लेकिन युद्ध के तरह की जो परिस्थितियां उस देश में कायम रहती है। युद्ध की तो अनुपस्थिति होती है, लेकिन हिंसा का भी इसमें अभाव ही होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हिंसा का अभाव होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर एक डर बना रहता है, और वो जो जो ताकतवर लोग हैं वो मजबूरी का फायदा उठाते हैं, और जो मजबूर लोग हैं उन पर एक डर बना करके वो शांति कायम रखते हैं, और जो मजबूर लोग हैं वो अपनी मजबूरी वश ताकतवर लोगों के सामने या ताकतवर देशों के सामने अपनी बोली उठाते ही नहीं है, अपनी आवाज़ उठाते ही नहीं है, और इस तरह से शांति, जो डर के मारे जो शांति कायम रहती है, वो नकारात्मक शांति के अंतर्गत आती है। गलतुंग के अनुसार नकारात्मक शांति का अर्थ है कि मुख्य मानव समूह है, जैसे देश में संगठित हिंसा की अनुपस्थिति तथा आंतरिक जातीय एवं वर्गों में भी संगठित हिंसा की अनुपस्थिति। तो गलतुंग ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से नकारात्मक शांति को बताया है। तो बच्चों, हमने ये देखा सकारात्मक शांति और नकारात्मक शांति। इस तरह से ये यहाँ पर पूरा होता है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं शांति शिक्षा का संप्रत्यय।
अभी तक हम देख रहे थे शांति क्या है, शांति का अर्थ क्या है। शांति के संबंध में हमने सारी बातचीत की, परिभाषाएं देखी, शांति का अर्थ देखा, शांति के प्रकार देखे, और अब हम देख रहे हैं शांति शिक्षा, यानी शांति शिक्षा का संप्रत्यय। शांति शिक्षा को सांस्कृतिक व धार्मिक मूल्यों के साथ जोड़कर देखा जाता है। यह एक अनुशासनात्मक शिक्षा है जिसका संबंध शांति विचारों, शांति के ज्ञान और शांति के क्रियाकलापों से संबंधित है। यह अन्याय व विनाश के कारण पैदा होने वाले अंतर्द्वंद्वों की उपज है। शांति शिक्षा में बालक को शांति से जीवन यापन करने की कला से अवगत कराया जाता है। यानी शांति शिक्षा की ये कह सकते हैं कि लोग इसे सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों के साथ जोड़कर भी देखते हैं और एक अनुशासन से भी ये जोड़कर देखते हैं। और यहाँ पर जो बात की जाती है वो शांतिपूर्ण विचारों की, शांतिपूर्ण ज्ञान की और शांतिपूर्ण क्रियाकलापों की बात की जाती है। और ये स्थिति क्यों पैदा हुई, शांति शिक्षा के संप्रत्यय की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अन्याय और विनाश के कारण जो स्थितियां पैदा हुई, जो अंतर्द्वंद पैदा हुए, इस कारण से शांति शिक्षा को सामने लेकर आना पड़ा। शांति शिक्षा में बालक को आगे आने वाले जीवन में वह किस तरह से शांति से अपना जीवन यापन कर सकता है, इस कला को सिखाया जाता है। पाश्चात्य जगत में शांति शिक्षा का विचार सर्वप्रथम कोमेनियस ने 1667 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एंजल ऑफ पीस में रखा था। बाद में रूसो शांति शिक्षा के विकास में मील के पत्थर बने और उनके विचार शांति से संबंधित थे कि मनुष्य स्वभाव से शांति प्रिय है। जब उसने जीवन पर कोई खतरा नजर आता है तो ही वह इस तरह से इसका विरोध करता नजर आता है। प्रथम विश्व युद्ध के पहले शांति शिक्षा का विषय नहीं था। 1989 में केवल नीदरलैंड में से पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था, जहां वोल्केन बोवर ने इसे अध्यापकों को पढ़ाने के लिए कहा। बाद में ब्रूमन, मोंटेसरी, बैकमैन, डेल्सबर्ग आदि कई शिक्षा शास्त्री शांति शिक्षा से जुड़ गए। ये सभी शिक्षा शास्त्री नीदरलैंड की शांति शिक्षा से प्रभावित थे। इसी समय शांति शिक्षा के साथ साथ शांति के लिए शिक्षा का विचार भी सामने आया। अब हम देखेंगे शांति शिक्षा का अर्थ, कि शांति शिक्षा कहते किसे हैं। सरल शब्दों में शांति स्थापित करने के लिए लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना शांति शिक्षा है। यानी हम बहुत ही सरल तरीके से अगर देखते हैं तो सिर्फ शांति के लिए लोगों को शिक्षित करना शांति शिक्षा है। डॉन ड्यूवी के अनुसार वह वातावरण जिसमें शिक्षा ली जाती है शिक्षा की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। शांति शिक्षा हमारे जीवन जीने का रास्ता होनी चाहिए। तो जॉन ड्यूवी जो यहाँ पर कह रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं कि शांति शिक्षा हमारे जो आगे आने वाला जीवन है उस जीवन को जीने का एक अच्छा तरीका बताती है, एक अच्छा रास्ता बताती है। अगली जो परिभाषा आती है डॉक्टर मर्सी अब्राहम के अनुसार शांति शिक्षा शांति प्रिय लोगों के लिए शिक्षा है जो कि इस पृथ्वी पर शांति कायम करने योग्य होंगे। यह विशेषतः भावनात्मक शिक्षा है, यह धार्मिक शिक्षा है, यह स्वयं में शिक्षा है। तो यहाँ पर डॉक्टर मर्सी जो अपनी परिभाषा में बात कर रहे हैं कि शांति शिक्षा शांति प्रिय लोगों के लिए शिक्षा है, कि जो लोग अपने स्वभाव से शांति प्रिय हैं और जो पृथ्वी पर शांति चाहते हैं और जो भावनात्मक रूप से शांति से जुड़े हैं और जिनकी धार्मिक शिक्षा और जिनकी स्वयं की जो शिक्षा है वह भी शांति ही है, तो ऐसे लोगों के लिए ये शिक्षा जो है वह शांति शिक्षा कहलाती है। अगली जो परिभाषा आती है वह है के एस बासवराज। के एस बासवराज के अनुसार शांति शिक्षा एक कार्यक्रम एवं प्रक्रिया है जिसमें लोगों लोगों में कौन कौन, नवयुवक एवं प्रौढ़, जिसमें लोगों में शांति के मूल्य की सराहना तथा समझदारी की भावना का विकास किया जाता है। यह वह तैयारी है जिसमें सामुदायिक जीवन को न्यायप्रिय, व्यवस्थित तथा सामंजस्यपूर्ण बनाया जाता है। तो बासवराज ने जो परिभाषा दी है उन्होंने इसे एक कार्यक्रम या एक ऐसी प्रक्रिया बताया है जो कि ऐसे शांति मूल्यों की एक तरह से सराहना करते हैं और समझदारी की भावना का लोगों में विकास करते हैं। समझदारी होगी तो ये मानकर चलते हैं कि जो सामुदायिक जीवन होगा वो न्यायप्रिय होगा, व्यवस्थित होगा और सामंजस्यपूर्ण होगा। तो इस प्रकार से हमने परिभाषाएं देखी शांति के संबंध में। तो हम कह सकते हैं कि शांति शिक्षा हम सभी में उस साहस का संचार करती है जिससे आक्रमण
या हिंसा के पोषित सामाजिक मानकों को चुनौती दे सकें। यह दीर्घकालीन सक्रिय शिक्षा है, तो जीवन में आने वाले द्वंद्वों को हम सामना कर सकें, ज्ञान व कौशल का विकास कर सकें, इस तरह की शिक्षा इसके द्वारा दी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि शांति शिक्षा में हम आने वाले जीवन का शांतिपूर्वक रास्ता तय कर सकें, इस तरह का कार्यक्रम तैयार किया गया है। आगे आते हैं अगली स्लाइड में शांति शिक्षा के उद्देश्य। शांति शिक्षा के उद्देश्य में जो बिंदु है, बिना उद्देश्य के तो हम कोई कार्य करते ही नहीं है। तो यहाँ पर जो शांति शिक्षा हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है, उसके पीछे भी कोई ना कोई एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और वह उद्देश्य ये है, कौन कौन से हैं, कि पहला जो हम इसमें देखते हैं कि नई पीढ़ी में शांति की स्थापना। हम देखेंगे कि आज भागम भाग वाली जो जिंदगी है, उसमें हर कोई भाग रहा है, हर किसी को शांति की तलाश है। हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं। और हमारे मन में जो अशांति बनी हुई है, आसपास में जो अशांति का वातावरण बना हुआ है, तो नई पीढ़ी इससे बहुत प्रभावित हुई है। वो हर कहीं महत्वाकांक्षी है और अपनी शांति की खोज में लगे हुए भी हैं। इस तरह से जब हम देखते हैं नई पीढ़ी को परेशान और हैरान, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस पीढ़ी को पुराने समय में जो लोग शांति से रह रहे थे, उस तरह की शांति स्थापना की आवश्यकता है। तो नई पीढ़ी में शांति स्थापना हो सके, इसके लिए शांति शिक्षा के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो पहला उद्देश्य है शांति शिक्षा का, जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि नई पीढ़ी में शांति स्थापना। अगला आता है शांतमय विश्व का निर्माण। आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में एक अशांति का और एक बहुत ही तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है। ऐसे वातावरण में जब लोग रहते हैं, तो उन्हें एक डर का सा अनुभव होता है, असुरक्षा की भावना उनमें घर कर जाती है और उन्हें एक तरह से हर तरफ से डर ही डर लगता है। और आपस में भी हम देखते हैं कि दो देशों में, या देखते हैं कि दो परिवारों में, या समाज में विभिन्न समुदायों में, दो धर्मों में भी शांतिपूर्ण वातावरण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब शांतमय वातावरण का निर्माण करना हो, तो शांति शिक्षा इसके लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य साथ में लेकर आई है कि हम चारों तरफ हमारे जो विश्व है, उसमें शांति का निर्माण कर सकें, या शांतमय विश्व का निर्माण कर सकें। अगला बिंदु आता है अहिंसात्मक कौशलों एवं व्यवहारों का उपयोग। ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर दो समुदायों में, दो शहरों में, दो राज्यों में, या दो देशों में अगर हम देखते हैं कि टकराव की स्थिति तो बनती ही है, या आपसी विचारों में मनमुटाव की स्थिति बनती है, और ऐसी स्थिति को या ऐसी समस्याओं का समाधान हम अहिंसात्मक रूप से कर सकें, तो इसके लिए ऐसी कुशलता हम में हो, या हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम हिंसा का सहारा ना लें और अहिंसात्मक तरीके से हम अपने इस तरह के टकराव को, मनमुटाव को, या हमारी समस्या के समाधान को ढूंढ सके। इस तरह की प्रयास जो है शांति शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। तो ये भी शांति शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगले बिंदु पर चलते हैं, और वह है समस्या समाधान की शक्ति का विकास। यानी हम ये कह सकते हैं कि समस्या एक ऐसी चीज है जिससे न कोई व्यक्ति अछूता है, न कोई देश अछूता है, और न ये पूरा ब्रह्मांड अछूता है। समस्या चारों ओर है, लेकिन आपने सुना भी होगा, ऐसा कहा जाता है कि समस्या जब बनती है तो समाधान पहले बनता है। यानी हमारे सामने जो भी समस्याएं आती हैं, हम उनका समाधान बहुत ही अच्छे तरीके से ढूंढ सके और उन समस्याओं का सामना कर सके। इस तरह की शक्ति का विकास हमारे अंदर हो, तो शांति शिक्षा के द्वारा इसका भी प्रयास किया जाता है। तो ये भी शांति शिक्षा का एक उद्देश्य है। अगले बिंदु पर चलते हैं, और वह है कि समस्या के कारणों का पता लगाने की क्षमता का विकास। यानी सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि समस्या है क्या। जब ये पता चल जाता है कि समस्या ये है, तो उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि समस्या के कारण क्या है। हम कारण का पता लगाएंगे तभी हम उसका निदान कर पाएंगे। तो समस्या के कारणों का पता लगाने की जो हमारी क्षमता है, उसका विकास भी शांति शिक्षा के माध्यम से ही किया जाता है। जब हमें कारण पता होंगे, तो हम उसका समाधान भी ढूंढ लेंगे। तो इस तरह से ये बिंदु हुआ
कि समस्या के कारणों का पता लगाने की क्षमता का विकास। अगली स्लाइड पर चलते हैं और हम देखते हैं कि समाज के दृष्टिकोण में बदलाव। समाज में जो दृष्टिकोण चल रहा है अभी, उस दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आज बहुत टकराव की स्थिति बनी हुई है, बहुत अशांति की स्थिति बनी हुई है, बहुत हिंसात्मक वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है। तो इस दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है और ये बदलाव शांति शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। अगला बिंदु है हिंसा का विरोध व युद्ध का अभाव। यानी हिंसा जो चारों तरफ है उसका हम विरोध करें। स्वभाव से ही व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि शांति पसंद होता है, तो हिंसा हमारे सामने अगर कोई टकराव भी है तो हम उसमें हिंसा का एक विरोध करें और युद्ध को ना अपनाएं। हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, या तो हम युद्ध के द्वारा किसी समस्या का समाधान कर लें और या हम बातचीत के द्वारा। तो सभी देशों की पूरे विश्व में यही कोशिश होनी चाहिए कि हिंसा का विरोध किया जाए और युद्ध को ना अपनाकर दूसरा जो रास्ता है बातचीत वाला, उसको अपना करके अपनी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो इस तरह से हिंसा का विरोध और युद्ध का अभाव हो। अगला जो बिंदु आता है कि अहिंसा को व्यवहार में अपनाना। यानी हमारा व्यवहार ये ऐसा हो कि जब भी हमें कोई रास्ता चुनना पड़े तो हम हमेशा अहिंसा का रास्ता चुनें और हिंसा वाले रास्ते को हम छोड़ ही दें, हम उस पे जाने को भूल ही जाएं। अहिंसा से ही पूरे मानव का कल्याण हो सकता है, पूरे समाज का कल्याण हो सकता है। तो अहिंसा को हम अपने व्यवहार में ढाल लें और हम हमारे दिन प्रतिदिन से लेकर के हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा कार्य अहिंसा को अपनाते हुए पूरा करें। अगला आता है शांति शिक्षा द्वारा शांतमय समाज का निर्माण। कि हमारे समाज में जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, दो समुदायों में, दो धर्मों में, या दो परिवारों में, या दो देशों में, या पूरे ब्रह्मांड में जो लोग हैं, उनमें आपस में किसी भी तरह का इस तरह का जो वातावरण बना हुआ है टकराव वाला, उसमें हम उस टकराव के वातावरण को खत्म करें और शांतमय समाज का निर्माण करें। तो शांति शिक्षा के द्वारा ये भी प्रयास किया जाता है। अगला आता है कि लोगों में शांति के प्रति जागरूकता का निर्माण। यानी लोगों में जागरूकता का अभाव है, लोग नहीं जानते हैं कि शांति की कीमत क्या है। अगर हम हिंसा का रास्ता अपनाते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए लोगों को शांति के प्रति जागरूक करना और इस तरह का उनको बना देना कि वो अगर अपने रास्ते पर चलते हैं तो शांति के रास्ते पर ही चलना पसंद करें। अगला जो बिंदु आता है कि बच्चों के दिमाग को अहिंसात्मक अध्ययन के लिए तैयार करना। आज के जो बच्चे हैं वो कल के नागरिक हैं। आज के बच्चे अगर अहिंसा को अपनाएंगे तो कल एक बहुत शांतिपूर्ण समाज की स्थापना कर पाएंगे। तो बच्चों के दिमाग को इस तरह से तैयार करना या इस तरह के अध्ययन के लिए तैयार करना कि वह अहिंसात्मक हो, उनके मन में जो विचार आए वो अहिंसात्मक हो, हिंसा को वो ना अपनाएं और आगे अहिंसात्मक तरीके से आगे बढ़ते जाएं। इस तरह से हमने देखिए ये शांति शिक्षा के उद्देश्य। अब हम देखते जा रहे हैं अगली स्लाइड में शांति शिक्षा की आवश्यकता। कि शांति शिक्षा को जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, तो शांति शिक्षा की आवश्यकता क्या है। जो इसमें पहला इसका बिंदु आता है कि सामाजिक न्याय का अभाव। सामाजिक न्याय कि वह समाज जिसमें सभी लोगों को न्याय प्राप्त हो, सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, सभी लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान जो उनकी दैनिक जरूरतें हैं वो पूरी हो और किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो। इस तरह की जो स्थिति है वो अगर समाज में पैदा करनी है या समाज में बनानी है तो सामाजिक न्याय का जो अभाव चल रहा है उसे खत्म करने की जरूरत है। और सामाजिक न्याय का अभाव शांति शिक्षा के द्वारा खत्म किया जा सकता है। इसलिए सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। अगला जो बिंदु है कि पारिवारिक मतभेद व विघटन। पुराने समय में संयुक्त परिवार प्रथा थी और बहुत बड़े बड़े परिवार थे, 20-25 या 50 सदस्यों तक के भी परिवार उस समय हुआ करते थे। लेकिन आजकल एकल परिवार में देखते हैं हम 2 या 3 लोग होते हैं
और हमने यह भी देखा है कि और 2 और 3 लोगों का जो एकल परिवार होता है, उसमें भी आपस में पति-पत्नी में मतभेद होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप उनमें तलाक हो जाता है और परिवार का विघटन हो जाता है। एकाकी परिवारों को एक तरह से बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इस तरह के पारिवारिक मतभेदों और विघटन को देखते हुए शांति शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। अगला बिंदु आता है कि विश्व में सद्भाव उत्पन्न करने के लिए भी ये आवश्यक है। यानी विश्व में चारों तरफ जो एक वातावरण बना हुआ है, हम कह सकते हैं कि टकराव का वातावरण बना हुआ है या बहुत ही तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है, उसको खत्म करने के लिए और सद्भावना उत्पन्न करने के लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अगला बिंदु आता है अज्ञानता का उन्मूलन करने के लिए आवश्यक। यानी हम देखते हैं कि जो हिंसा का रास्ता अपनाते हैं या जो आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं, तो कहीं न कहीं उनमें एक अज्ञानता होती है। उस अज्ञानतावश ही वो इस तरह का रास्ते पर चलते हैं और हिंसा को अपनाते हैं। तो उस तरह की जो अज्ञानता है, उसको खत्म करने के लिए और शांतिपूर्ण पथ पर आगे बढ़ने के लिए और हिंसा को छोड़ने के लिए, अहिंसात्मक रास्ते पर चलने के लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अगला बिंदु आता है कि एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान। यानी हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक है, लेकिन दूसरे के अधिकारों के बारे में वो देखना भी नहीं चाहता है। यानी हम अपने अधिकारों का सम्मान करें और अपने अधिकार को हम माने और दूसरे के अधिकारों का भी हम सम्मान करें। हमारे अधिकार हैं, इसी तरीके से दूसरे के भी अधिकार हैं। हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। इस तरह का वातावरण हम समाज में स्थापित कर सकें, इसके लिए भी शांति शिक्षा की आवश्यकता है। अगला जो बिंदु आता है कि सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का विकास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आज हर व्यक्ति स्वयं की जिम्मेदारी तो अपने प्रति तो समझता है, लेकिन समाज के प्रति हर व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, इस बात से वो अनभिज्ञ है। अगर हमें ये मालूम होगा कि हमारे समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, तो हम हमारे समाज में एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। हमारे हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे विश्व के प्रति और इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस तरह की भावना का विकास शांति शिक्षा के द्वारा ही संभव है और इसीलिए शांति शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इससे अगली स्लाइड में हम अगले बिंदु पर आते हैं कि लोकतांत्रिक नागरिकता में सहायक। लोकतांत्रिक नागरिकता से यहाँ पर यानी लोकतंत्र की स्थापना के लिए किस तरह के नागरिकों की आवश्यकता है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए ऐसे नागरिक की आवश्यकता है जो अपने अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझता हो, जो अपने लोकतंत्र को स्थापित करने में संपूर्ण देश में मदद कर सकता हो और इस तरह से लोकतंत्र को सफल बनाने में एक अच्छा सुयोग्य नागरिक बनकर सहायक की तरह से भूमिका अदा कर सके। इसके लिए हम यहाँ पर शांति शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अगला बिंदु आता है कि बढ़ती हुई हिंसा को रोकने के लिए आवश्यक। आज हम देखते हैं कि चारों तरफ एक हिंसा का वातावरण कायम है। इस तरह की हिंसा दिन पर दिन जो बढ़ती जा रही है, इस तरह का वातावरण, उसे रोकने के लिए भी शांति शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जाती है। अगला आता है कि अघोषित युद्ध की संभावना व भय। यानी ऐसा युद्ध जो सामने हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई तो नहीं देता है, पर अघोषित रूप से वो चल रहा है और इस तरह की संभावना है कि भविष्य में वो एक प्रत्यक्ष युद्ध का रूप ले लेगा। हम हमारे यहाँ पर भी देखते हैं कि हमारे देश भारत और पाकिस्तान के अंदर भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं और कई वर्षों से कश्मीर के अंदर एक तरह से एक अघोषित युद्ध की स्थिति बनी हुई है और वहाँ का आम जो नागरिक है वो भय के वातावरण में निवास करता है और ये अघोषित युद्ध में बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं। हमारे सैनिकों के साथ-साथ जो वहाँ के नागरिक हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं है, जो वहाँ पे सिर्फ निवास करते हैं, उनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो इस तरह की जो अघोषित युद्ध की स्थिति है और उस तरह की जो संभावना है और उससे जो डर बना रहता है लोगों के मन में, उसे दूर करने के लिए भी शांति शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई है। अगला बिंदु आता है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच शांति स्थापना के लिए आवश्यक। यानी 2 राष्ट्रों के बीच या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच आपस में शांति बनी रहे या 2 पड़ोसी राष्ट्रों के बीच आपस में शांति बनी रहे, इसके लिए भी शांति शिक्षा की आवश्यकता है। जब 2 पड़ोसी देश आपस में अच्छे संबंध नहीं होते हैं, तो बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भारत और पाकिस्तान को हम
ले सकते हैं। अगर हमारे देशों के बीच में शांति स्थापित होती तो आज हमारे यहाँ के और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे नागरिक जिनकी खुद की कोई गलती नहीं है, उन नागरिकों को अपनी जान से या अपने हाथ नहीं धोना पड़ता। तो इसलिए विभिन्न राष्ट्रों के बीच शांति स्थापना के लिए भी इसकी आवश्यकता है। अगला बिंदु आता है सुरक्षा की भावना के विकास में सहायक। यानी आज जो वातावरण बना है चारों तरफ विश्व में, उसे देखकर लोग असुरक्षा की भावना उनके मन में घर कर गई है और लोग बहुत भयभीत महसूस करते हैं अपने आप को। तो लोगों के मन में सारे डर को निकालकर उनके मन में सुरक्षा की भावना का विकास करना, यह भी शांति शिक्षा का हम कह सकते हैं। इसलिए भी शांति शिक्षा की आवश्यकता है। अगला बिंदु आता है कि व्यक्ति की निजी शांति, पारिवारिक शांति और सामाजिक शांति के लिए आवश्यक। यानी व्यक्ति की खुद की स्वयं की शांति, उसके परिवार में शांति बनी रहे, उसके समाज में शांति बनी रहे, विश्व में शांति बनी रहे, पूरे ब्रह्मांड में शांति बनी रहे, इसके लिए भी शांति शिक्षा की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं शांति शिक्षा की प्रकृति, यानी शांति शिक्षा का स्वभाव या प्रकृति कैसी है। शांति शिक्षा में युद्ध के बदले शांति की स्थापना करना, इसकी प्रकृति है शांति शिक्षा की कि युद्ध का रास्ता न अपनाकर शांति का रास्ता अपनाया जाए। इस तरह की इसमें स्थापना की जाती है। अगला बिंदु इसमें आता है कि मानव जीवन को सरल बनाने की प्रक्रिया, यानी हम हमारे मानव जीवन को जटिल नहीं सरल बनाएं और हमें एक सुगम रास्ते पर हमारे जीवन को आगे बढ़ाएं। इस तरह की कोशिश इसमें की जाती है। अगला है प्रकृति में कि शांति स्थापना के लिए शैक्षणिक वातावरण का निर्माण, यानी शांति ऐसा ऐसी स्थिति में पैदा हो सकती है कि जब वातावरण आसपास का ऐसा हो जो शैक्षणिक हो और साथ में शांति की स्थापना भी उसमें की जा सके। शैक्षणिक वातावरण का जब हम उदाहरण लेते हैं तो भी हम कश्मीर का उदाहरण ले सकते हैं कि वहाँ पर आए दिन जब दंगे होते रहते हैं, लड़ाई होती रहती है, तो ऐसे में उनके स्कूल और कॉलेज बंद हो जाते हैं। बच्चे जो है वहाँ के विद्यार्थी हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आए दिन उनके इस तरह के झगड़ों के कारण जब स्कूल कॉलेज बंद होते हैं तो उनकी जो शिक्षा है वो प्रभावित होती है और उन्हें कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस तरह की शांति स्थापित की जाए कि उसमें एक अच्छे शैक्षणिक वातावरण का निर्माण भी हो सके। शांति शिक्षा की प्रकृति में जो अगला बिंदु आता है कि शांति स्थापना हेतु प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया, कि शांति की स्थापना हो इस तरह की प्रेरणा निरंतर लोगों को मिले, लोग इसके लिए अग्रसर रहें, जागरूक रहें और इस तरह से इसके पथ पर आगे बढ़े। इस तरह की प्रेरणा देना, जागरूकता लाना शांति शिक्षा की प्रकृति में आता है। अगला बिंदु आता है कि मानव के अधिकार व कर्तव्यों की शिक्षा, यानी शांति शिक्षा में ये कहते हैं कि सभी लोगों को उनके अधिकार और साथ में उनके कर्तव्यों की शिक्षा भी दी जाती है। अगला बिंदु इसमें आता है कि समाज को अन्याय, हिंसा व शोषण से रोकने का कार्य, यानी समाज में चारों तरफ जो अन्याय का वातावरण है, हिंसा का वातावरण है या किसी के साथ शोषण जो हो रहा है उसे रोकने का कार्य शांति शिक्षा की प्रकृति में सम्मिलित है। अब आते हैं शांति शिक्षा के मूल्य, यानी शांति शिक्षा के द्वारा कौन कौन से मूल्य स्थापित किए जा सकते हैं। इसमें जो पहला आता है कि भविष्य के प्रति सकारात्मकता, यानी शांति शिक्षा में हम ये कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षा दी जाती है, ऐसे मूल्यों की स्थापना उसमें की जाए शांति शिक्षा के द्वारा कि जो छात्र हैं वो भविष्य के प्रति एक सकारात्मकता रखें और यह सोचे कि मेरा भविष्य है वो उज्जवल भविष्य है, उसमें किसी तरह की नकारात्मकता ना आए, उसमें किसी तरह की उदासीनता ना आए, उसमें किसी तरह का अंतर्द्वंद ना हो, उसमें किसी तरह की द्वेष की भावना ना हो और वो सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ता जाए और भविष्य के बारे में सोचे कि जो मेरा भविष्य होगा वो सकारात्मक रूप से अच्छा ही होगा और उज्जवल होगा। इस तरह के मूल्य की स्थापना शांति शिक्षा के द्वारा की जाती है। अगला जो इसमें आता है कि सीखने के प्रति सकारात्मकता, यानी शांति शिक्षा के द्वारा बालकों में इस तरह की एक प्रवृत्ति विकसित की जाती है कि बालक सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, उनमें सीखने के प्रति सकारात्मकता जन्म लेती है और वो हमेशा कुछ न कुछ दिन प्रतिदिन सीखना चाहते हैं, उस कार्य को करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। अगला जो इसमें आता है शांति शिक्षा के द्वारा मूल्य स्थापना में, वह बिंदु है कि कार्य के प्रति सकारात्मकता, यानी हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें शांति शिक्षा के द्वारा इस तरह के मूल्य का विकास किया जाता है कि लोगों में कार्य के प्रति या परिश्रम के प्रति उनमें सकारात्मकता रहे
और वो किसी भी सफलता के लिए किसी शॉर्टकट को या किसी छोटे रास्ते को ना अपनाएं और कार्य के प्रति उनमें एक तरह से लगन हो और वो कार्य को अपनाएं, मेहनत करने से ना डरें और उनमें किसी भी कार्य के प्रति सकारात्मकता हो, काम चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन कार्य के प्रति वह एक तरह से प्रेरित हो, काम करने के लिए वो प्रेरित हो, इस तरह की सकारात्मकता के मूल्य उनमें विकसित किया जाए। अगला जो आता है शांति शिक्षा के मूल्यों में, वह है आशावादिता। यानी व्यक्ति और छात्र जो हैं, आज के जो छात्र हैं, कल के नागरिक हैं, वो हमेशा आशावादी बनी रहें, उनमें किसी तरह की निराशा की भावना जन्म ना लें। आज आपने देखा होगा कि ऐसा वातावरण समाज में बना हुआ है कि चारों तरफ लोगों में बहुत सी निराशा घर कर जाती है, अवसाद की स्थिति आ जाती है और लोग आत्महत्याएं तक कर लेते हैं। जब आशावादिता खत्म हो जाती है, इस तरह के लोग कदम उठा लेते हैं। तो इस तरह की आशावादिता उनमें पैदा करना, आशावादिता वाले मूल्य उनमें पैदा करना कि चाहे परिस्थिति सामने कैसी भी हो, वो हमेशा आशावादी बने रहें और एक बार वो कहीं पर हार भी जाएं तो उससे वह बैठ ना जाएं, फिर से प्रयास करें और आशावादिता के साथ आगे बढ़ते जाएं। इस तरह के मूल्य की स्थापना शांति शिक्षा के द्वारा की जाती है। अगला जो इसमें आता है मूल्यों में, वह है कि आत्मसम्मान की भावना का विकास। हम यहाँ पर एक बात कहेंगे कि अभिमान और आत्मसम्मान में फर्क है या अंतर है। अभिमान एक अलग चीज है, लेकिन आत्मसम्मान सभी का होता है और इस तरह की भावना का हम विकास हो कि हम में एक आत्मसम्मान हो, हम जो भी काम करें आत्मसम्मान से प्रेरित होकर करें और हमारा आत्मसम्मान कहीं ठेस ना लगे, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएं और हमारे इस आत्मसम्मान को हम बनाए रखें। अगला जो इसमें आता है मूल्यों में कि सोच के प्रति सकारात्मकता, कि हमारी सोच ही ऐसी हो जो सकारात्मक हो, हम नकारात्मक तरीके से ना सोचें। हम जो भी सोच हमारी रखें, चाहे वो किसी कार्य के प्रति, किसी किन्हीं लोगों के प्रति या किसी भी देश के प्रति या किसी एक हम कहेंगे वातावरण के प्रति या हम ये कह सकते हैं किसी घटना के प्रति, हमारी सोच ही ऐसी हो कि उसमें सकारात्मकता सम्मिलित हो। तो सकारात्मकता का जो मूल्य है वो हम में एक तरह से अच्छी तरह से स्थापित हो जाए, लोगों में अच्छी तरह से स्थापित हो जाए, शांति शिक्षा के द्वारा इसका प्रयास किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर देखा कि शांति क्या है, शांति के अर्थ, शांति के एक तरह से प्रकार और शांति किस तरह की है और शांति के संबंध में और शांति की पूरी अवधारणा को हमने देखा। आगे हमने देखा कि शांति शिक्षा क्या है और शांति शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शांति शिक्षा किस तरह से आवश्यक है, इसका क्या महत्व है और इसे इस पाठ्यक्रम में क्यों सम्मिलित किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये पसंद आया हो और मैं और अच्छे से प्रयास करूँगी। मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप इसे लाइक करेंगे। धन्यवाद।